बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बद्दो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज की बड़ी खबरों में दिन ही अच्छी खबरों से चढ़ा। वैसे तो मिलिट्री कस्टडी में मिलिट्री कोर्ट से जिन लोगों को सजाएं हुई थी उनमें से 19 लोगों की सजाएं माफ कर दी गई। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखी जा रही है। लगता यह है कि मुज़ाकरात से पहले CBMs कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है शायद उनके ऊपर थोड़ा सा काम किया जा रहा है। बट नॉट टू फॉरगेट, जिन लोगों की सजाएं माफ हुई हैं इनको 2 साल की कैद हुई थी, 2 साल की सजा थी कैद बा मुशक्कत, और ये तकरीबन 18, 19, 20 महीने के तमाम लोग जो है ये सजाएं काट चुके हुए थे। सेकेंडली, जो सबसे बड़ी खबर थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात दूसरा दौर था और इसमें बहुत पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही थी। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर हुकूमत अड़ी रही वो ये थी कि जनाब ये हमें रिटर्न दें, तमाम तर मामलात जो ये चाहते हैं, जो डिमांड्स हैं मुज़ाकरात में, ये रिटर्न रखें। उसका एक बैकग्राउंड है, वो शो में चल के आगे आपको मैं बताऊंगा कि बैकग्राउंड क्या है। क्या वजह हो सकती है कि हुकूमत इतनी परसिस्टेंट है कि हमें ये तमाम तर जो मुज़ाकरात की डिमांड्स हैं इनकी वो रिटर्न दे, और दूसरी तरफ जानिब से अपोजिशन भी कहती है कि हुकूमत हमें वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रिटर्न दे। इन्हीं टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। और आज की जो दूसरी नशिस्त थी वो तो इस चीज़ के ऊपर बर्खास्त होगी कि पॉजिटिव रही, अच्छा जेस्चर रहा। इन डेज टू कम फर्दर बैठेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। नाज़रीन, आज की मुज़ाकराती कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन की जानिब से, उसमें जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी थे और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद। सर, क्या हुआ आज इजलास में, क्या हुआ मुज़ाकरात में? हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है कि रिटर्न आप लोगों की जानिब से कोई भी जो शराइत थी वो सामने नहीं रखी गई हुकूमत के। कुछ तफसील अगर आप बता सकें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, काफ़ी हद तक जो मुतालबात थे या बातचीत जिन मौज़ूआत पर होनी चाहिए थी वो डिस्कस हुए हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं। मुश्किलात बयान की गई हैं जो गुज़िश्ता अदवार में अभी तक जो जुल्म रवा रखा गया और आज तक जारी है उसका तज़किरा हुआ। जो MNAs और MPs के ऊपर सख्तियाँ, उनके घरों में उनके नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उन्हें अगवा किया जाता है, उठाया जाता है, टार्चर किया जाता है, वो जिक्र हुआ। और मुश्किलात जिक्र हुई। 9 मई की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा यानी जो जुल्म हुआ, ज्यादती हुई और लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया और 9 मई को एक बयानिए की शक्ल दी गई जी। इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और चीजें सामने आ जाए, सच सामने आ जाए, सच झूठ वाज़ेह हो जाए। दूसरा, जो 26 नवंबर को जो इतना जुल्म हुआ और इस्लामाबाद के अंदर लाइटें ऑफ करके और अंधेरा करके तो लोगों को, वतन के बेटों को मारा गया जी। और उसके बाद उनके लोग मिसिंग भी हैं, तो इसके ऊपर भी शहीद भी हैं, जख्मी भी हैं। इसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तहकीकात करे कि क्यों हुआ, किसने किया निहत्ते शहरियों के ऊपर। और इसी तरह से जो लोग इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर केसेस बनाए गए हुए हैं 9 मई के हवाले से और उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है और पता नहीं सियासी कहती है सारे के सारे नारवा पर्चे बनाए गए हैं। तो उनके हवाले से हुकूमत को रुकावट नहीं बनना चाहिए उनके प्रोसिक्यूशन के अंदर, और ताकि उनकी जमानतें हो सके और केस जो है उनके वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। राम साहब, क्या रवैया था हुकूमती जो ओहदेदारान थे? हेलो जी अलामा साहब, हुकूमती ओहदेदारान का क्या रवैया था? क्या एश्योरेंस, क्या यकीन दहानी करवाई गई उन्होंने? इसमें फिर ये कहा गया कि भाई हमें जब पिछली मुलाकात हुई थी वो बहुत कंजेस्टेड सी जगह थी, बंदे बैठ भी नहीं सकते थे उसके अंदर, टाइम भी बहुत लिमिटेड था जी। तो इतने बड़े अमल को शुरू करने के लिए जरा साफ और फ्री माहौल के अंदर बैठने का गुंजाइश होनी चाहिए ताकि जहाँ पर सारे लोग बैठ सके और बातचीत हो सके। कोई चीज अपने हाथ में कलम पेंसिल हो लिखने के लिए, वहां जब मिलने गए थे ना कि हमारे पास कागज था, ना कलम था, ना पेंसिल थी, कोई शय नहीं थी, कोई शय साथ ले जाने की इजाजत नहीं थी। जैसे एक आम कैदी से आप मिलते हैं और उसी के मुताबिक बुलाया गया था। यानी ऐसे थे कि मुज़ाकराती टीम मिल रही है उनसे, उसमें जो रुकावटें थी वो मुश्किलात बनी है ना। फिर लिखे आदमी सारी चीजें बयान करे, पूछे, बैठे ओपन माहौल में बैठे। वहां पर तो बहुत तंग सी जगह पर कुछ बैठे हुए थे, कुछ खड़े थे, फिर उनके लिए अलग से कुर्सी पीछे रखी गई। और तो ये चीजें हैं थोड़ी सी। अलामा साहब, 8 फरवरी के इलेक्शन का मुतालबा जो तहरीक इंसाफ का था, क्या वो भी सामने रखा गया या अभी डिस्कशन में नहीं आया? वो देखे, ये जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो चीजें बहुत आगे तक जाएंगी ना। इस मुल्क के अंदर क्या उसे कहते हैं कि अवामी आइन और कानून के मुताबिक हुक्मरानी की बात होगी, आइन की सुप्रीमेसी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा और बहुत सी चीजें आएंगी। लिहाजा ये तो इब्तिदा है। खान साहब
खुद बताएंगे चीजों को, किस किस को रखना है। अल्लामा साहब, किस चीज आपका को नहीं लास्ट रखना है। कमेंट चाहूंगा, हम श्योर कि आपका वक्त बहुत कीमती है। आज मिलिट्री कोर्ट से सजाएं पाने वाले जो लोगों को रिहा किया गया, जिनकी सजाएं माफ की गई हैं, आप उनको कैसे देखते हैं, इस अमल को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में वो सारे के सारे अपनी जो मुद्दत कैद थी वो पूरी कर चुके हुए थे, शायद एक माह तक रहता था जी। तो ये चीजें हैं। बहरहाल फिर भी चलो वो एक माह पहले घर आ गए हैं, उनको मुबारक हो जो अपने घरों को पहुंचे हैं। वो बेचारे, सर, ये गुनाह- कशीदगी कम करने में कोई मददगार साबित होगा ये अमल? मेरे ख्याल में जरा ठीक है, अब आपको एक शायद अच्छा मैसेज गया हो, लेकिन ये है कि जरा बड़े कदम उठाने की जरूरत है ठीक है, और बेहतरी की तरफ बढ़ने की जरूरत है। थैंक यू अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके Thank you, वक्त का। खुदा। नाज़रीन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थी, कमेटी का हिस्सा थे। अब आगे बढ़ते हुए यही सारी सूरत हाल पे जरा पॉलिटिकल एनालिस्ट का एंगल लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। माजिद निजामी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं, और एसआर राना साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। सर, लेट्स स्टार्ट विद मिलिट्री कोर्ट से सजाएं पाने वाले जो 19 कैदी थे, आज उनको उनकी रहम की अपील मान ली गई, उनको रिहा कर दिया गया। सर, इसको क्या समझा जाए? सीबीएम्स हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, कैसे देखते हैं सारे सिनेरियो को? एक अच्छा इकदाम है और मैं तो इसकी बहुत तारीफ करूंगा, बल्कि मैं तो दरख्वास्त करूंगा अपने सिपा सलार से, वो 24 करोड़ लोगों के सिपा सलार हैं, हमारे दिल की धड़कन है। अब क्या ही अच्छा हो कि वो 9 मई के हवाले से जितने नौजवान हैं उन्हें एक दफा आम माफी का ऐलान कर दें। गलती हो गई अगर नौजवानों से, तो उनका फ्यूचर तबाह होने से कहीं बेहतर है कि उनको वार्निंग देके छोड़ दिया जाए। ये एक ऐसा जेस्चर होगा जो पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारे दुश्मन इदारों पे वार करते हैं और बकवास करते हैं, ये एक जेस्चर से ये सब उड़ के रह जाएगा। अगर आर्मी चीफ साहब दिल बड़ा करें और इन बच्चों को सबके लिए आम माफी का ऐलान कर दें, तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए इस साल का सबसे बड़ा तोहफा होगा और ये करने में हर्ज नहीं है। उनके पास अल्लाह ने ये मौका दिया है और वो कर सकते। माजिद भाई, हाउ डू यू सी दिस? बहुत बड़ी स्टेटमेंट आज आईएसपीआर की जानिब से आई कि जनाब 19 कैदियों को उनकी सजाएं माफ कर दी गई हैं। 2 साल की इनकी सबकी सजा थी और 2 साल मुकम्मल होने भी चंद माह बाकी थे, बट इवन देन अ गुडविल जेस्चर। हाउ डू यू सी इट? जी बहुत शुक्रिया। मुझे तो ऐसे लगता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो तनकीद या कानूनी कुछ सुकम मौजूद थे, उनको जस्टिफाई करने के लिए ये फैसला सुनाया गया है, ताकि जो सजाएं सुनाई जा रही हैं उनके हवाले से एक मुतबादिल राय, एक मुस्बत राय सामने आए कि जी वहां से इंसाफ हो रहा है, कुछ लोगों को सजाएं मिली हैं तो कुछ लोग जो हैं उनको बरी भी किया गया है, ताकि वो एक तवाजुन की और जो बैलेंस की थ्योरी है उस पे अमल किया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, ये प्रॉपर एक कानूनी बहस है कि जिसके हवाले से कुछ ऐसे जवाबात आने चाहिए जो अभी तक नहीं आ रहे। तो जब तक वो जवाबात नहीं आएंगे, इसकी शफाफियत पर सवालिया निशान पैदा होता रहेगा, खा उसके अंदर फिर इस हवाले से सजाएं हों या लोगों को रिहा किया जाए। माजिद साहब, बरी तो नहीं किया गया, सजाएं देकर माफ की गई हैं सजाएं, बरी थोड़ी किया गया। माजिद साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी, बरी नहीं किया गया, सजाएं दी गई और सजा देने के बाद रहम की अपीलें उनकी एक्सेप्ट की गई हैं, माफ कर दी गई सजाएं। जी बिल्कुल, ये चूंकि पूरा प्रोसेस इस वक्त वकला के सामने या लीगल एक्सपर्ट्स के सामने नहीं है, या ऐसे वो लोग जो गैर जानिबदार कानूनी माहिर तस्वुर किए जाते हैं उनके सामने ये मामला नहीं है, तो इस वजह से इसके ऊपर कुछ कहना या इसकी तफसील में जाना या इसकी शफाफियत के हवाले से बात करना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। ओके, एसआर राना साहब, इस सारे मामले के अंदर इंटरनेशनल प्रेशर का भी कोई है, वो भी कोई करामत साबित हुआ है? ये तो नहीं मुझे पता कि कारामत साबित हुआ है या नहीं, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर तो है। और मैं आपको ना एक शेर सुनाता हूँ इस मौके की मुनासबत से। जी। वो कहता है कि सयाद तेरे हुक्म रिहाई का शुक्रिया, हम तो कफस में काट चुके दिन बहार के। तो मैं ये समझता हूँ हुक्म रिहाई में देरी नहीं होनी चाहिए और नौजवान कफस में दिन बहार के ना काट लें। क्या बाकी इंटरनेशनल प्रेशर की देखें, जहां तक बात है,
अब बात ये अच्छी तरह पाकिस्तान के तमाम जिम्मेदारों को समझ आ गई है कि अमेरिका पाकिस्तान को स्पेयर नहीं करेगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे ये बात कह रहा हूं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मे भी कि ये सब कुछ वो इमरान खान की मोहब्बत में ना करे, उसका मकसद कुछ और हो, लेकिन इमरान खान की शक्ल में हमने उन्हें एक बहुत नादिर मौका जरूर दे दिया है। पूरी दुनिया ये जानती है कि एक शख्स पे आपने 200 जाली मुकदमात बना दिए। पूरी दुनिया ये जानती है कि एक शख्स को आपने रास्ता रोकने के लिए आपके इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, आपकी इंतजामिया, आपके एलीट क्लास सब एक पेज पे खड़े हो गए। एक शख्स को आपने रोकने के लिए, एक शख्स को गिराने के लिए हमने आइन को गिरा दिया, इखलाकियात को गिरा दिया, कानून को गिरा दिया, अदालतों को गिरा दिया, सब एक शख्स का रास्ता रोकने के लिए। तो पूरी दुनिया में हमारी जबान शायद चुप हो जाए मजबूरियों के सबब, दुनिया की जबान तो नहीं चुप होगी, उनकी तो कोई मजबूरियां नहीं है ना। तो आपने तो उन्हें खुद मौका दे दिए। जिस तरह आपने इलेक्शन चोरी किया, जिस तरह आपने सेनेट के अंदर मैनिपुलेट करके इलेक्टोरल कॉलेज पूरा ना होने के बावजूद आपने जनाब अली सदर भी बना दिया, सेनेट के इंतखाबात भी करा दिए, केपीके का भी वो मुकम्मल ही नहीं हुआ, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया। तो आपने मौके दिए। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां आपकी इंतहा पे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही। आप ये समझ लें कि हम सबको देखें, ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका ये करेगा कि आपकी इमदाद बंद कर देगा। वो आईएमएफ को अगर जरा सा इशारा कर दे और आईएमएफ ये कह दे कि जी आप पहले ये चीजें भी पूरी करें इंसानी हकूक की, एफएटीएफ वाले को कह दे, तो आप क्या कर लेंगे? बेबस मजबूर कौम है हम। तो इंटरनेशनल प्रेशर है, और अमेरिका का ही नहीं है, बरतानिया का भी है, यूरोप का भी है, खुद चीन का भी है, सारे प्रेशर है हम पे। तो वो प्रेशर से निकलने का एक ही तरीका है कि आप आज भी मौका है कि अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लें, दूसरों पे उंगलियां उठाने के बजाय, दूसरों को मुर्द इल्जाम ठहराने के बजाय अपनी सफ़ें ठीक कर लें, अपनी गलतियां दुरुस्त कर लें, तो अभी भी हम ठीक हो सकते हैं। अच्छा माजिद साहब, जिन चीज़ों की निशानदेही सार राना साहब कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ सुनने के बाद मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल आता है। इमरान खान साहब के बारे में हम बार बार ये सुनते आए कि इन्होंने पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस को ठेस पहुंचाई, तमाम दोस्त ममालिक को अपने दौरे इक़्तिदार में नाराज कर दिया। अब ये आवाज़ें कैसे उठ रही हैं? इसकी क्या वजह है कि वही इमरान खान है, उन्हीं की पार्टी है, और अगर इन्होंने सबको नाराज भी कर दिया था तो आवाज़ें कैसे उठ रही हैं? ये सवाल समझ नहीं आता मुझे, कि प्लीज़ ज़रा सुलझा दीजिए गुत्थी। जी, इसका बड़ा सादा सा जवाब है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी बुनियाद पे ये सारी लॉबिंग की जा रही है, और इसके अंदर बिल्कुल किसी भी कौमी मुफाद को या बैनुल अक़वामी असूल को मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। यही तहरीक इंसाफ थी कि जिसका ये शिकवा था कि उन्हें अमेरिका से सपोर्ट नहीं मिली और उनकी मुखालफत है, और अभी तहरीक इंसाफ उनके सदके वारी जा रही है। तो ये मुफादात का खेल होता है, इसमें असूल पीछे रह जाते हैं। और इस सारे मामले के अंदर मुझे नहीं लगता कि रियासती बुनियादों पर अमेरिका से या यूरोप से इस कदर अहम या कोई ऐसा ठोस दबाव आएगा कि जिसकी वजह से हुकूमत को अपने फैसले तब्दील करने पड़ेंगे। ये एक टू वे ट्रैफिक होगी। हमारे सामने एनआरओ का मामला है जिसमें बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ से बात की गई, और जनरल मुशर्रफ से जो उनके मामलात हुए थे उसमें दो तरफा मामलात थे। तो अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब भी अपनी सफों को सीधा करेंगे, अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं। उसकी वजह यह है कि यूरोपियन ने भी इमरान खान साहब के हवाले से कोई आवाज नहीं उठाई। उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल का तरीकेकार है, उसकी शफाफियत है, उसके हवाले से बात की है। लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ इस हवाले से वाजे ही नहीं है कि 9 मई के दिन क्या हुआ था। कभी वो कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, कभी वो कहते हैं कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर उसका रद्द-ए-अमल आना है, कभी वो कहते हैं कि रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था तो अवाम कहाँ जाते। तो मुझे लगता है कि अगर तो बैनुल अक़वामी दबाव के जरिए ही चीजों को हल करना है तो फिर तहरीक इंसाफ को भी कोई ना कोई वजाहत करनी पड़ेगी या अपने सफों को दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अहम मामला जो है वो 9 मई का है, और जब तक वो हल नहीं होगा दोनों तरफ से, उस वक्त तक हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि जी कोई शाही हुक्म आएगा और जेलों के दरवाजे खुल जाएंगे और इमरान खान और बाकी कारकुनान रिहा हो जाएंगे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना होगा और अपनी गलतियों को मानना होगा। और जहां तक आम माफी का या इस तरह के ऐलानात का ताल्लुक है,
उसमें फरीके मुखालिफ की जानिब से ये तवक्को की जाती है कि वो कम अज कम इस चीज को माने कि वो सियासी तशद्दुद में मुलव्विस थे हाँ या वो उन्होंने जज्बात में आके ऐसी हरकत की। उनकी जानिब से अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये कोई शाही हुक्मनामा तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर कोई चीज होती है तो वो दो तरफा होगी, जिसमें तहरीक इंसाफ को भी कहीं ना कहीं अपनी कुछ मामलात को रीपोजिशन करना पड़ेगा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेने में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिटर्न कुछ भी नहीं दिया गवर्नमेंट को, और दोनों तरफ से ये कहा गया कि जी मुस्बत रवैया रखा गया। उम्मीद है, नवीद कमर साहब ने फरमाया कि उम्मीद है नेक्स्ट सेशन में कुछ ना कुछ रिटर्न तहरीक इंसाफ दे देगी। एक मुज़ाकरात तो ये है जो आपको और मुझे नजर आ रहे हैं, क्या बैकएंड पे भी कुछ इस टाइम पे चल रहा है? जी बिल्कुल चल रहा है। उसकी वजह यह है कि उसकी बुनियाद पर ही इन मुज़ाकरात के कामयाब होने और नाकाम होने का तयन किया जाएगा जी। लेकिन बुनियादी तौर पे ये एक खुशगवार तासुर है कि कम से कम ये मामलात पार्लियामेंट की इमारत के अंदर हो रहे हैं। हाँ। इससे पहले ये मुकामात कहीं और होते थे। तो इसलिए मैं तो इस चीज को खुशाइन समझता हूँ और सियासी जमातों को इस चीज की अहमियत को भी समझना चाहिए। और इससे शायद को पार्लियामेंट का या जमहूरियत का बोलबाला ना हो, लेकिन बड़ी बुनियादी जो चीज है वो सामने आई है कि पार्लियामान के फोरम को सियासी जमातों को इस्तेमाल करना चाहिए, किसी और तरफ नहीं देखना चाहिए। ये बात भी दुरुस्त है कि इस सारे अमल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी जरूर शामिल होगी, लेकिन ये जो ऑप्टिक्स हैं ये बहुत मैटर करते हैं कि स्पीकर के सामने दोनों जमातें, तमाम इत्तेहादी जमातें मौजूद हैं और वो बात कर रही हैं। तो इन हालात के अंदर यही मुझे एक मुस्बत पेशरफ्त लगती है कि जिसका होना ही गनीमत है। ये जान लेना कि जनवरी में या 2-4 हफ्तों के अंदर चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, मसले हल हो जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये बड़े स्लो पेस से चलने वाला काम है। उसकी वजह यह है कि दोनों जानिब से इसकी मुखालफत करने वाले भी, मुजाहमत करने वाले भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। क्या लगता है, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट अभी भी एक्सपेक्टेड है? नहीं, मुझे इन मुज़ाकरात से कोई किसी किस्म की भी उम्मीद नहीं है। ओके। और आप ये देख लीजिएगा कि ये इन मुज़ाकरात 0 जमा 0 जमा 0 बराबर 0। क्या हुकूमत 8 फरवरी के मैंडेट को मान लेगी? क्या हुकूमत ये मान लेगी कि इमरान खान पे तमाम केसेस जाली हैं? क्या हुकूमत ये मान लेगी कि ये जो हजारों की तादाद में सियासी कारकुन गिरफ्तार हैं वो रिहा हो जाएंगे? क्या हुकूमत मान लेगी कि 26 नवंबर को जो सियासी वर्कर शहीद हुए हैं वो शहीद हुए हैं? जब आपने ये मानना ही नहीं तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के हो रहे हैं? क्या इमरान खान ये मान लेगा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत मैं कबूल करता हूँ, जिसे वो कहते हैं करप्ट तरीन हुकूमत है? या इमरान खान ये मान लेंगे कि ये हुकूमत को काम करने का मौका दिया जिसे समझते हैं कि चोरीशुदा हुकूमत है? क्या आसिफ अली जरदारी को सदर मान लेंगे, जिनके मुतालिक वो कहते हैं कि सिंध हाउस में उन्होंने अरकान की कीमतें लगाई? तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ पे हो रही? आखिर कौन सी ऐसे दोनों के दरमियान चीज़ होगी जिस पे आके बात रुक जाएगी? एक चीज़ पे रुक सकती है कि एक निगरान हुकूमत बना दी जाए और फौरी इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। इसी में हुकूमत की भी सर्वाइवल है, इसी में पीटीआई की जीत है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि इमरान खान एनआरओ मांग रहा है, तो एनआरओ तो हुकूमत मांग रही है इमरान खान से। एनआरओ तो ताकतवर मांग रहे हैं इमरान खान से। वो ये कह रहे हैं कि हम आप आ जाएं बाहर सर जब दिल करे, लेकिन हमें कुछ नहीं कहना आपने। तो एनआरओ तो वो मांग रहे हैं, इमरान खान तो नहीं मांग रहा है। ये तो दुनिया का अनोखा वाकया है कि एक वजीर आजम को फारिग किया, उसने कहा मुझे क्यों निकाला, उसे जेल में डाल दिया, उसने कहा मुझे यहाँ से निकालो। एक वजीर आजम है जिसे कहा, उससे पूछा कि आपको क्यों निकाला, उसने कहा मुझे पता है क्यों निकाला। उसे जेल से कहा निकल जाओ, उसे कहता मैं नहीं निकलता। उसकी मिन्नत कर रहे हैं आप बनी गाला चले जाएं, आप केपी चले जाओ, कहता नहीं जाता। तो एनआरओ तो ये लोग मांग रहे हैं उससे कि साड़ी जान छाड़ दे, तू बाहर आ जाएगा तो सानू कुटी ना, सानू अंदर ना कर दी। तो यहाँ पे लेकिन मेरा एक मौकफ है कि इमरान खान को भी एंग्री यंग मैन से निकल के एक मुदब्बिर, एक समझदार, एक सियासी रहनुमा से बढ़ के एक रहबर के तौर पे सामने आना चाहिए। कौमी रहनुमा बनना चाहिए, कौम का सोचना चाहिए, और उसे ये ऐलान करना चाहिए कि मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, किसी से टकराव नहीं करूंगा, किसी की जातियों को लेकर कैरी नहीं करूंगा। ये काम अगर वो अपनी दौरे हुकूमत में कर जाते तो मेरा ख्याल है आज ये दिन ना देखने पड़ते। जो ताकतवर हैं उनकी तो ख्वाहिश होती है कि नवाज शरीफ अंदर हो तो
इमरान खान तालियां बजाए, इमरान खान अंदर हो तो नवाज शरीफ तालियां बजाए। ठीक बात है। माजिद भाई थैंक यू वेरी मच। मिलिट्री कोर्ट से सजाएं पाने वाले जिन लोगों को आज रिहा किया गया है, ऑब्वियसली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इनकी लीगैलिटी क्या थी सारी, उसके ऊपर बहुत सारी बात कर चुके हैं। कुछ लीगल एस्पेक्ट्स अभी भी हैं जिनके ऊपर मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अपने लिए भी चाहता था, तो सो आई थॉट कि ये तमाम सारी इन्फॉर्मेशन शायद काम किए लोगों तक पहुंचनी चाहिए। रियासत अली आज़ाद साहब मेरे भाई भी हैं और बार बार मैं इनके बारे में भी, हम रिकॉर्डिंग से पहले भी कह रहे थे कि ये वो रियासत हैं जो आज़ाद हैं। रियासत भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? रियासत भाई सबसे पहले तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट के आज जो मिलिट्री कोर्ट से जिन लोगों को सजाएं हुई उनमें से कुछ को रिहा किया गया, इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। लीगैलिटी कहाँ पर स्टैंड करती है कि इनके चंद माह रह गए थे, 3-3 4-4 महीनों के थे और आज इनको रिहा कर दिया गया। जैसे इनको सजाएं हुई और जेलों में शिफ्ट किया गया, इनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता था? बिल्कुल रिलीफ तो मिल सकता था। दूसरा ये तो अगर 2-2 महीने रहते थे तो इनकी अपील जो थी वो जानी थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास, उसमें भी इतना प्रोसेस लग जाना था। तो ऑटोमेटिकली जब सज़ा वो सर्व कर जाता है, एक्यूज जो होता है, जो कन्विक्ट होता है, मुजरिम, तो वो ऑटोमेटिकली उन्होंने फारिग हो जाना था। बहरहाल आल दो उनको ये माफ़ी दी गई है और उसके बाद अगला ऑप्शन होता है रिट का। हाई कोर्ट में आप जाते हैं, उसमें सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है या कोई जुरिस्डिक्शनल एरर हो, मिस रीडिंग, नॉन रीडिंग हो, मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो, आर्टिकल 10 या 10A वो ना दिया गया, तो इन चीज़ों को हाई कोर्ट देखती है। और मोस्टली आप वो पेशावर हाई कोर्ट के वो फैसले जिसमें बहुत सारे दहशतगर्दों को सजाएं दी गई थी और वो जो चीफ जस्टिस सेठ वकार साहब थे उन्होंने वो सारी सेट साइड कर दी थी ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स जिनका मैंने जिक्र किया है। तो मैं समझता हूं कि जो वैसे भी जो उन्होंने सजा गुजारी थी, हमारा जो जर्नल लॉ है उसका 382B है CRPC, जिसके तहत ये होता है कि जितनी वो सजा सर्व कर चुके होते हैं या जुडिशल लॉ का में बिफोर कन्विक्शन, बिफोर कन्विक्शन अगर वो उन्होंने हवालात में अरसा गुजारा है तो वो उसमें माइनस किया जाता है जो उसको सजा होती। तो वो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा है माफ़ी का ऑप्शन है। माफ़ी का जो आर्मी एक्ट है उसका 143 सेक्शन जो है, सब सेक्शन 1 का रोमन 1, उसके अंदर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट माफ़ कर सकती है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जो शख्स नॉट लेस देन द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एम्पावर किया हो, या जो जर्नल या फील्ड जर्नल कोर्ट कन्वीन कर सकता है, वो शख्स जो है वो विद द कंसेंट ऑफ अथॉरिटी वो ये सजाएं माफ कर सकते हैं। यानी फेडरल गवर्नमेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों कर सकते हैं। जबकि जर्नल लॉ की अगर हम बात करें तो सेक्शन 55A है ताज़ीरात पाकिस्तान का, उसमें सजा सदर के पास हक है कि वो अख्तियार है कि वो कर सकते हैं। लेकिन एक जो चैप्टर नंबर 16 है ताज़ीरात पाकिस्तान का, जिसको हम हर्ट कहते हैं, जिसके अंदर ये मार दाड़, कोई जख्म, कोई किसी की हड्डी किसी ने तोड़ दी, यानी हर्ट केसेस हैं, उनकी हद तक जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है उसके पास अख्तियार नहीं होता। हाँ, विद द कंसेंट ऑफ लीगल एयर अगर हो तो फिर उसमें भी वो माफी दी जा सकती है। ये इस पे यहाँ पे जो माफी आज हुई है ये आर्मी चीफ की जानिब से हुई है। ये अब मुझे तो नहीं पता वहां से, ये हमने सिर्फ सुना है कि उनको माफी दे दी गई है। हमें नहीं पता कि नॉट ब्रिगेडियर लेवल का बंदा था या कोई और था या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। जो 143 की नरेशन है आर्मी एक्ट 1952, उसके अंदर ये फेडरल गवर्नमेंट और ये लोग जिनका मैंने जिक्र किया है वो लोग माफी दे सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि किन्होंने वहां पे माफी दी। फेयर इनफ। सेकेंडली ये भी फरमाइएगा कि जिन लोगों को 10 साल की कैद बामुशक्कत हुई, आसान न्याजी और काफी सारे नाम है जिनको 10-10 साल की कैद हुई है, क्या उनको भी माफ इसी तरह किया जा सकता है इसी पैटर्न पे? बिल्कुल किया जा सकता है। सिर्फ एक जो आर्मी एक्ट 1952 है उसके अंदर जो पार्डन है उसमें उसकी कंडीशन है कि आप उसको उसकी रिमिशन करते हैं विद सर्टेन कंडीशन करते हैं या बगैर कंडीशन के करते हैं या सारी की सारी उसकी वो माफ कर देते हैं। आपको अख्तियार दिया गया है, लेकिन जो हद में सजा होगी, जो हदूद केसेस थे वो भी इस के अंदर मेंशन है कि अगर किसी भी कन्विक्ट शख्स को हद के तहत दी गई है। हद क्या है? जो कुरान एंड सुन्ना ने सजा बताई है, अदर देन हद जो है वो ताजीर है। तो जो हद है उसमें पार्डन नहीं दिया जा सकता, ताजीर में दिया जा सकता है। उसमें दिया जा सकता है। तो इसमें चूंकि ये ताजीर में फाल करता है, इसमें माफी दी जा सकती है हसन वाले केस में। फेयर इनफ। हसन रज़ा पाश साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं?
जी शुक्र, दुआ चाहिए। हमारी हुकूमत कहती है या इंटरनेट के सिग्नल का कोई मसला नहीं, इंटरनेट धड़ाधड़ चल रहा है सर, आपका इंटरनेट मिल ही नहीं रहा आज हमें फोन आप पे। देख लें, मैं आपको मिला रहा हूँ, आप मुझे मिला रहे हैं। दैट्स ओके सर, दैट्स ओके, वेरी काइंड ऑफ यू सर। आज बड़ी अच्छी खबर आई कि मिलिट्री कोर्ट से कुछ सजाएं पाने वाले जो हैं उनको माफ कर दिया गया। हाउ डू यू सी दैट सर? मैं देखता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छी मूव है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। उसकी रीजन ये है कि अच्छा जेस्चर शो किया जा रहा है। अदरवाइज भी एपेलेट स्टेज पे जब अपील हाई कोर्ट वगैरह में उसकी सुनवाई होनी थी, तो अपील के साथ एक एप्लीकेशन हम वकला देते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जी। चूंकि ये जो सजाएं हैं ये अप टू 2 इयर्स हैं, जिसको कानून की इस्तिलाह में शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं। और शॉर्ट सेंटेंस जो है वो 3 इयर्स या 4 इयर्स तक होती है, जिसको अदालतें अमूमन एपेलेट स्टेज पे सस्पेंड कर देती हैं। अदरवाइज भी आप देखें तो 1.5 साल तकरीबन हो गया था उनको गिरफ्तार हुए, तो सजा तो ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी। बहरहाल इसको हम अगर पॉजिटिव ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब मुज़ाकरात भी हो रहे हैं हुकूमती सतह पे, पता नहीं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आती है। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को इस मामले में जिद नहीं करनी चाहिए, इसको एप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि इसको ये कहें कि जी कि ये हम इससे मुतमिन नहीं है। अगरचे उनकी तमाम बातें या तमाम मुतालबात पूरे नहीं हो सकते, या हम ये नहीं समझ सकते कि उनकी तमाम मुतालबात पूरे हुए हैं। बहरहाल एक ठंडी हवा का झोंका जरूर कंसीडर। सॉरी आई एम कटिंग यू, आई एम सॉरी, माजरत करते मैं आपको काट रहा हूँ सर। आपकी सारी गुफ्तगू से एक जो डॉट पे रख के एक सवाल ये कि क्या मिलिट्री कोर्ट से सजाएं पाने वाले या मिलिट्री कोर्ट्स को आप लेजिटिमेट कह रहे हैं कि द प्रोसेस वाज लेजिटिमेट? नहीं, देखिए मैं जिस इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो पाकिस्तान बार काउंसिल है, और पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का डे 1 से कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी वाइस चेयरमैन रहा हो, वो कभी भी उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को एंडोर्स नहीं किया और उसकी मुखालफत की है इस हवाले से कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर केसेस है 9 मई वाले, इसमें एक डिस्टिंक्शन है कि ये तमाम के तमाम जो मुकदमात दर्ज किए गए वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला आवर होने की सूरत में किए गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सारे पार्टी के एक दिन ही 220 मकामात पे उन्होंने मुजाहरे किए, तो वो सारे GHQ समेत मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वाली जगह थी जहां पे मिलिट्री जो है वो इक्विपमेंट्स भी, और फिर आपने देखा होगा कि रिहायशें भी उनकी और वो सारी जी सब कुछ, और ISI के दफातर भी थे उसमें, मियां वाली का बेस था जी। काफी, तो ये बड़ी एक सीरियस इन नेचर एक चीज थी, और PTI वाले भी कहते हैं कि इन लोगों को सजा होनी चाहिए। अब मैं आर्मी कोर्ट्स को या मिलिट्री कोर्ट्स को लेजिटिमेसी नहीं करार दे रहा, लेकिन एक सिर्फ लाइन मौजूद है जिसको इन इंस्टॉलेशन पे हमला आवर होने की सूरत में मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं। पाशी साहब, डू यू रेकन कि अगर ये सिविलियन कोर्ट्स में होते तो इनको सजाएं नहीं होनी थी? डू यू रेकन दैट? देखिए वहां पे पैरामीटर्स थोड़े से डिफरेंट है। आपने देखा होगा हमारी सोच ये है कि ये जी आम कोर्ट्स में हम नहीं भेजते, वहां सजाएं नहीं होती, और मिलिट्री कोर्ट्स में हम सजाओं के लिए भेजते हैं। ये भी एक मिथ टूटनी चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए कि आपने सर तोड़े ना आप लोग उसी सारे रियासत अली आजाद साहब मेरे पास स्टूडियो में है, आप फोन पे तोड़े ना सर, आप सबने मिलकर तोड़नी, हम आपको एम्पावर करेंगे। मैं यही कह रहा हूं कि ये मिथ टूटनी चाहिए कि सजा देने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ हमने नहीं जाना। ये कोर्ट अगर कहते हैं तो कोर्ट का मतलब ये है कि उसने सजा भी देनी है, और उसने अगर एविडेंस कंप्लीट नहीं है, ठीक नहीं है, कनेक्ट नहीं करती, तो उसने बरी भी करना है। सिर्फ सजा देना जो है वो कोर्ट नहीं होती। तो इसके लिए पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा, और ये मिथ भी टूटनी चाहिए। और ये मिलिट्री, हाँ देखिए बात जो है, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन में,
जिसमें बुनियादी हक दिया गया फेयर ट्रायल का, और आपकी मर्जी और फेयर ट्रायल के तहत आप अपनी मर्जी का वकील कर सकते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में आपको ये इजाजत नहीं है। वो अपने एक ऑफिसर डिफेंस साइड पे मुकर्रर कर देते हैं और वो डिफेंड करता है उस मुल्जिम को, जो कि मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। रियासत भाई, ये जो लोग आज जिनको छोड़ा गया, ये मुल्जिम है अब या मुजरिम है? ये तो कन्विक्शन के बाद है ना। जो Conviction होगी उसके 143 बाद, है, जी। 143 कहते ही ये है कि जिसको सेंटेंस हो गई हो, सजा याफ्ता, उसको पार्डन कर सकते हैं। मुजरिम। 143 सब सेक्शन 1 और उसका रोमन 1 जो है वो ये कहता है कि जो मुजरिम है उसको पार्डन दे और अब सकते ये हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड में रहेगी इनकी ये सजा? अब तो एक्विट हो गए, इक्विटल हो गया, मतलब उन्हें माफी दे दी गई ना, माफ हो गया है। तो जो अब इसमें ये क्वेश्चन देखा जाए, कन्विक्शन उनकी है, कन्विक्शन उनके रिकॉर्ड पे ये रहेगी, लेकिन उनको चूंकि माफ कर दिया गया है तो जितनी उन्होंने सर्व की है, ये स्टेटस अगर इक्विटल होती तो फिर वो उनके रिकॉर्ड पे ना रहती। हाँ, तो ये रिकॉर्ड में रहेगी, कन्विक्शन रहेगी। भाई साहब ये रिकॉर्ड में रहेगी, इन तमाम लोग इनको सजा याफ्ता ही कंसीडर किया जाएगा? देखिए, ये चूंकि माफ कर दिया गया, मैं थोड़ा सा अपने भाई रियासत आजाद से डिफर करूंगा जी कि जब इनको माफ कर दिया गया तो फिर कन्विक्शन इनके आड़े नहीं आनी चाहिए और नहीं आ सकती। उसकी वजह ये है कि अगर तो कोर्ट जो है वो इनको सजा पूरी होने के बाद इनको फारग करती तो फिर कन्विक्शन जो है वो एज इट इज रहती, जो कि मेरा ख्याल है बेटर सेंस प्रिवेल की कि माफ करने वाले ने इनको माफ कर दिया, तो इट मींस कि वो सजा खत्म हो गई है, वो कन्विक्शन इनके आड़े नहीं आएगी। ऑल राइट, मैं इसमें ऐड करूंगा, ये सजा चूंकि जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी माफी है, बाकी जो सर्व कर गया वो उसके रिकॉर्ड पर रहेगी, कन्विक्शन इंटैक्ट रहेगी। एक मिनट, ये अगर जिस तरह मेरे भाई ये फरमा रहे हैं कि रिमेनिंग सेंटेंस को उन्होंने माफ किया है तो फिर सेंटेंस रहेगी, लेकिन अगर पूरी सजा को अगर उन्होंने माफ कर दिया है, तो फिर माफी लिखा है, तो फिर वो इक्विटली तस्वर होगी, वो कन्विक्शन नहीं होगी। पाशा साहब, अब यहाँ पर अगला सवाल फिर ये आएगा कि अगर सारे सेंटेंस को माफ किया है तो जो 20-20 महीने इन बच्चों के जेलों में और ये मिलिट्री कस्टडी में गुजरे हैं, उनका जवाब दे कौन होगा? तो एक लंबी सारी बहस होगी ना। और ना, ये लंबी बहस भी नहीं है। देखें, आपको ये भी पता होगा कि ये जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान में, और आपने देखा होगा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस होता है और वो 10 या 12 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अल्टीमेट कोर्ट ऑफ लॉ में वो जाता है और वहां पे कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि इसको सजा गलत दी गई है और वो उसको बरी कर देते हैं, तो फिर ये सवाल तो वहां भी पैदा होता है। Agreed. तो ये अपनी जगह पे ये चीजें हैं। इसीलिए कोर्ट्स यूरोप में आप देखें, अमेरिका में देखें कि चाहे बड़े से बड़ा जुर्म भी किया हो तो वो उसको बेल आउट कर देते हैं, ताकि अल्टीमेटली अगर वो बरी होता है तो उसकी जो वो 10, 5 या 8 या 15 साल वो अंदर रहता है वो ना रहे, क्योंकि उसका कोई हिसाब नहीं दे सकता। अल्टीमेट इक्विटल की सूरत में फिर ये बात, जो सवाल आपने पुट किया, ये अपनी जगह पे आ जाता है। वैसे नाज़रीन, मैं साथ साथ ऐड करता जाऊं कि 7 जनवरी को मिलिट्री कोर्ट्स और इंतखाबी धांधली वाले केस में वो भी सुप्रीम कोर्ट में लग गए हैं। तो ये आइडियल टाइम है नेशनल हीलिंग का। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, ये आइडियल टाइम है कौम को यकजा करने का, जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करके इकट्ठे होके आगे चलने का। वैसे भी मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, जब ये पहले केस लगा हुआ था ना सुप्रीम कोर्ट में, आई रिमेंबर मंसूर अवान साहब अटॉर्नी जनरल साहब जब पेश होते थे, उन्होंने कहा जी हमें सजा सुनाने दीजिए, ये सारे शॉर्ट सेंटेंसेस होंगे, यानी 10-10 साल की सजा में सुनाई जाएगी ना मिलिट्री कोर्ट्स। तो वो टेकअप दोबारा एंगल किया जाएगा अब 7 जनवरी को कि जनाब मंसूर अवान साहब तो यहाँ खड़े होकर कहते रहे शॉर्ट सेंटेंसेस हैं सारे। देखिए, शॉर्ट सेंटेंस जो 381A है ना CRPC, उसके अंदर उन्होंने कि जो लेस देन 2 ईयर पनिशमेंट है उसको लेस सेंटेंस कहा जा सकता है, और जो बाकी है ना, हम बेल की हद तक एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लीगल जबान में कि जिसकी 10 साल से कम है उसको हम कहते हैं नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करता है, और जो 10 साल या 10 साल तक या अबव है वो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास है। उसके लिए शॉर्ट सेंटेंस, जैसे पाशा साहब ने भी फरमाया ना कि वो 381A CRPC में कि वो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। हमारे जनरल जो लॉ है ना, जो जनरल कन्विक्शन हो, उसके तहत हम एक एप्लीकेशन या CM हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में हो तो एक दरखास्त साथ होती 426 की कि जब तक मेन अपील का फैसला नहीं होता, इन द मीन वाइल इसका ऑपरेशन नीचे जो सेंटेंस हुई उसको सस्पेंड कर दे, तो वो उसके उस सेंस में बात होती है।
शॉर्ट सेंटेंस 10 साल वाली जो है ना वो शॉर्ट सेंटेंस नहीं है। वही ना कि ये मुझे लेकिन याद है जो कि सुप्रीम कोर्ट का आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट टू द अल्टीमेट डिसीजन ऑफ दिस पिटीशन व्हिच इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि सरे 10 आप सजाएं सुना दें, इनके फैसले कर दें, बाकी अगर यहां से अप हेल्ड हो जाती है वो केस है जिसमें जवाद एस ख्वाजा साहब ने एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें उन्होंने आर्मी एक्ट 1952 का सब सेक्शन जो 21D था उसको चैलेंज किया था और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि अल्ट्रा वायरीज। आप पॉजिटिव हैं कि 7 जनवरी को कोई मामला डिसाइड हो जाएगा ये केस? ये मैं अब क्या कह सकता हूँ, आप तो 26वीं तरमीम के बाद मैं तो मायूसी का शिकार हूँ, हालांकि मायूसी गुनाह है, मैं अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखता हूँ। ये रियासत साहब मायूस ना हो। नहीं, मैंने कहा मायूसी गुनाह है, मैं अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखता हूँ। जाते जाते और लाइटर नोट माइंड ना कीजिएगा बड़े भाई, पाशा साहब माइंड ना कीजिएगा। रियासत भाई और मेरे जैसे लोग पता है मायूस कब होते हैं, जब आप जैसे हमारे बड़े भाई दूसरी साइड पे खड़े हो जाते हैं तो हम थोड़े मायूस हो जाते हैं। दूसरी साइड पे नहीं, हम आइन और कानून के साथ हैं। एक बात मैं क्लियर करता चलूं, ये भी एक बड़ी गलत बात हो रही है, इसको भी खत्म होना चाहिए कि ये जो 7 जनवरी को जिन जजेस ने ये सुननी है ना पिटीशन या कोई और सुननी है, ये वही जजेस हैं जो 26वीं तरमीम से पहले के जजेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट हुए हैं और जिनके कई केसेस की वाह वाह और शाबाश के डोंगरे। अच्छा, इनको पाशा साहब पिक एंड चूज करके लगाया किसने? अमीनुद्दीन खान साहब की कोई एक लैंडमार्क जजमेंट मुझे बता दीजिए प्लीज। देखिए मैं आपको बता सकता हूँ अमीनुद्दीन खान साहब एक जजमेंट सर, जिसमें उन्होंने कहा कि 12 जुलाई की जजमेंट में इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आपने अमल दरामद नहीं करना। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। नजर आजाद साहब बहुत शुक्रिया। आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि डेज टू कम इंशाल्लाह पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आपको मुझे सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज।